मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसी की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। काम की जिद, कामयाबी की जिद और हर मुश्किल से टकराने की जिद, ये वो जुनून है जो मनमोहन सिंह कोहली, सरदार मनमोहन सिंह कोहली जो अरोमा के मालिक हैं, उनमें हर वक्त देखने को मिलता है। जब से उन्होंने ये होटल की शुरुआत की है तब से लेकर आज तक उनका ये जुनून और ये ज़िद कायम है कि हर मुश्किल का सामना करना है और आगे बढ़ना है। और मैं अगर बात करूं चंडीगढ़ की, जैसे जैसे चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल होने में आया वैसे वैसे अरोमा भी आगे बढ़ता गया। अगर यूं कहूं कि चंडीगढ़ अरोमा या अरोमा चंडीगढ़, ये सिक्के के वो दो पहलू हैं जिन्हें अलग ही नहीं किया जाता। और अरोमा जो हर कोई जिसका दीवाना है, हर कोई उस होटल में जाने का चाहवान है और एक बार सोचता है कि अपनी लाइफ में इस होटल में एक बार खाना ज़रूर खाएं। तो आज उसके मालिक सरदार मनमोहन सिंह कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो कोहली साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अरोमा नाम आपने क्यों चूज़ किया, क्या कारण था इसके पीछे, कैसे आपने इस अरोमा होटल की चेन के बारे में सोचा। और आप लगभग 70 साल से चंडीगढ़ में लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो कैसे विज़न था आपका जब ये चंडीगढ़ शुरू हुआ? तब तो यहाँ कुछ था भी नहीं। इट्स सो हैपेंड कि जब पार्टीशन हुआ तो एज यू नो कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इधर आए। मेरे फादर और उनके ब्रदर्स जो मेरे ताया जी थे, जो हमारे फाउंडर थे, जब वो यहाँ पे आए तो उनको पता चला कि एक नया शहर बन रहा है। जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे सरदार प्रताप सिंह कैरो, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने जो एक कम्युनिटी का ग्रीफ था, जो उनकी एक पेन थी, उसको एक रास्ता दिया कि हम एक नया कैपिटल बना के इन सब लोगों को उसमें बिजी कर दें। तो हम लोग की फैमिली भी उस थिंकिंग का एक पार्ट बनी। और चूँकि मेरे जो अंकल थे उनको सरदार प्रताप सिंह कैरो जानते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम आकर यहाँ पे एक होटल बनाओ। पर जाहिर है कि पार्टीशन के बाद किसी के पास फंड्स नहीं थे, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं थे, पर एक विल थी और दो विल्स थी, एक अच्छे प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर की और एक प्रोग्रेसिव फैमिली की। तो उन्होंने मिल के कहा कि ओके, बहुत मुश्किल था यहाँ पे लोग अम्बाला आते थे दिल्ली से, अम्बाला से वापस चले जाते थे, सुबह चंडीगढ़ आते थे, शाम को अम्बाला जाते थे। ये भी कहा जाता था कि यहाँ भूत हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड्स होते थे। उसमें एक छोटा सा होटल बन जाना बहुत बड़ा मायने रखता था। और कैरो साहब ने एक किरण सिनेमा बनाया, वो भी उन्होंने अपने दोस्त लाला जगत नारायण से कह के बनवाया, और एक अपने क्लास फेलो जो मेरे अंकल थे उनको कह के होटल बनवाया। और इन दोनों आधारों को, ये बड़ी पते की बात है, ही मार्केटेड द होटल एंड सिनेमा हॉल थ्रू आउट द कंट्री। जब लोग कहते थे वहाँ तो अभी एक नया शहर है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहते थे तुम नया शहर कहते हो, मेरे शहर में होटल है, सिनेमा हॉल है। इट्स नॉट अ न्यू सिटी, इट्स अ एस्टैब्लिशिंग सिटी, इट्स अ डेवलपिंग सिटी। सो आज जब हम अरोमा की बात करते हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अरोमा वॉज अ सेल पॉइंट फॉर द सिटी। इवन टू बिरलास, व्हेन Sir Pratap Singh Caro went and told them, please come and establish in Chandigarh, invest over here. And they also were told, we have a hotel. So एक सिनेमा और एक होटल का होने का मतलब है कि वहाँ एक लाइफ है, there is some existence over there, and he used that to his best. So that's how we established over here. It was not easy. It was a ये बहुत बड़ी स्ट्रगल की मनमोहन सिंह जी, जैसे आपने बताया कि जो चंडीगढ़ को एस्टेब्लिश करने में अरोमा का भी उतना ही हाथ है जितना प्रताप सिंह कैरो के विजन का हाथ जी। था। क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो खुद इसकी मार्केटिंग करते थे कि हमारे पास होटल है। तो इस होटल का विजन आपके पास कैसे था? कि आपका परिवार पहले ही होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं। मेरे अंकल स्कॉलर थे
वो पार्टीशन के बाद उनको एक जॉब मिली. ही वॉज इन दी बठिंडा कोर्ट्स एज अ रीडर, and that time a reader was to be very learned person. My father was a student in Foreman Christian College, Lahore. He was a freedom fighter. They had agriculture. They had no idea about business. They had no idea about hospitality. वो तो जब हम लोग बड़े हुए, हमारे एज के आने तक उन्होंने कहा कि अब हम अपने बच्चों को इस ट्रेड में डालने के लिए इनकी पढ़ाई कराते हैं. हमारे इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं पंजाब के, दे वर नेवर इनटू दैट ट्रेड. ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसको जो मिल गई उसने कहा रोटी खानी है, कुछ तो कर लें. तो जो अरोमा, आज हम जो अरोमा देख रहे हैं और जो दुनिया जिसका एक ख्वाब बना हुआ है अरोमा, तो जैसे जैसे चंडीगढ़ आगे बढ़ा वैसे वैसे अरोमा ने भी तरक्की की. अरोमा चंडीगढ़ की सरहदों के बाहर पहुंचा. तो आपने कैसा विजन सेटअप किया अरोमा को आगे बढ़ाने के लिए? पहले आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न किया था कि वाई अरोमा, वाई डिड यू नेम इट अरोमा. अरोमा, एज यू नो, इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ गुड फूड, एंड पंजाबीज एज यू नो लव फूड. सो हमारा शुरू से, जो मेरे अंकल थे, मेरे फादर थे, उनका एक यूएसपी था, हाउ टू टर्न फूड इनटू अ इन्विटेशन. हमने बहुत लॉस सफ़र किया. फिर एक विजनरी की बात सामने आई जब हमने सरदार प्रताप सिंह कैरों को बोला कि सर हमारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जो है वो भी जा रहा है. तो उन्होंने इस होटल को रेस्ट हाउस डिक्लेयर कर दिया पीडब्ल्यूडी का, कि आपको रोज़ इतने पैसे मिलेंगे, ₹1 एक रूम का, जब तक आपका सेटल नहीं होता. तो ₹7 पर मंथ वी यूज टू गेट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट एज अ सस्टेनेंस अलाउंस, कि हमारे खर्चे पूरे हो जाए. ये होती है विजन, कि उसको लेके चलो. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कर देते हैं, जितने ऑफिसर्स आते हैं वो यहाँ ठहरेंगे, आप उनको केटर करो. उसके बाद जब हमारे कुछ, वी वेंट टू क्राइसिस, हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स यूपी में कर दी, ये सोच के कि जैसे पंजाब प्रोग्रेस करता है वो भी करेगा. वहाँ पे हमने सिनेमा हॉल बनाए, वो चले नहीं. वी वेंट इनटू लॉट ऑफ लोन एंड डेट. So from 1970s to early 80s were our very crisis years. हमने वो लोन्स वापस किए, बड़े मुश्किल से गुजरे. 82 के बाद अगर आप देखें, 81 में पंजाब का बहुत टर्न अराउंड था, चंडीगढ़ का बहुत टर्न अराउंड था, जो 84 में आके रुक गया बिकॉज ऑफ द पंजाब प्रॉब्लम. फ्रॉम 84 टू ऑलमोस्ट 88, 89 अगेन बहुत डिप्रेशन था. But after 89, 90, the Chandigarh opened in a great manner and we became a part of it in all ways. मैंने जब आके एक चीज़ रियलाइज़ की कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं इसको मान्यता नहीं है. तब भी लोग कहते थे कि होटलों में वही लोग जाते हैं जो ड्रिंक करते हैं, कबाब खाते हैं. एंड उसके साथ साथ क्या हुआ कि इंडिया की जो टूरिज़्म ग्रोथ थी वो 70s में ही आई है. 47 में आज़ादी आई, 70 तक हमारा हेल्थ का इंफ्रा बना. वी कुड ओनली मेक हॉस्पिटल्स इन इंडिया टू लुक आफ्टर द पीपल, वेरी बेसिक इंडस्ट्री. इट वॉज द बिग चेंज इन 1970 एंड मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिकेम वन ऑफ दोज पीपल who were a part of that change when India started looking at the world as an independent, self-sustaining nation. तो 70 में ये क्राफ्ट इंस्टीट्यूट शुरू हुई, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू हुई. गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अगर हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्शन में जाना है तो हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना है, ट्रेन मैन पावर चाहिए. आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट इन चंडीगढ़ इन द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड दैट इज़ द टाइम. सो मेरी भी जो जर्नी थी, जैसे आपने पूछा, वो एक पैरेलल चलती रही. हम चंडीगढ़ के टूरिज्म को आगे लेके आए. आपको मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन एक न्यूज़पेपर है जो इंडियन एक्सप्रेस का आता है, वो मेरे हाथों में पैदा हुआ. आई हैव द फर्स्ट आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर. तो मनमोहन जी, आप जो गवर्नर की एडवाइजरी कमेटी थी चंडीगढ़ के लिए, उसके सदस्य भी रहे हैं. अभी भी हूँ. तो अभी भी हैं. तो कैसे आप एडवाइस किया आपने गवर्नमेंट ने? मैं आपको एक बात बोलूँ, शायद ये बात इतनी अच्छी ना हो. जो हमारे
ऑफिशियल्स थे जिन्होंने 1960 में अपॉइंटमेंट ली थी, उनकी पर्सपेक्शन और आज की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें फ़र्क है। उन लोगों ने इंडिया को बनते देखा था। आज हम इंडिया को मैनेज कर रहे हैं, बिल्ड नहीं कर रहे। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेंटेनेंस में और इस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है। यहाँ शताब्दी चली जी, शताब्दी आ गई तो तीसरे दिन अखबार में आ गया देयर इज़ नो टेकर फॉर शताब्दी, शताब्दी लूजेस स्टीम। तो हम 3-4 यंग होटेलियर्स थे, हमने कहा यार ये ट्रेन बंद हो गई तो हम तो पीछे रह जाएंगे। हमने सारे अपने स्टाफ इकट्ठा किया, दुर्गेश जी, हमने 100 टिकटें खरीदी और अपने वेटर्स को गाड़ी में डाला कि तुम दिल्ली जाओ, ये 20 रुपये हैं, खाना खाओ और शाम को गाड़ी में वापस आ जाओ। एंड लो एंड बिहोल्ड 3 दिन के बाद ट्रिब्यून में एक स्टेटमेंट आई, शताब्दी कैचेस टी। That is the and let me tell you, we were not alone in it. Our director tourism, our advisor or the commissioner at that time, they were all involved. They all said, "यार, you are young people, do something. ट्रेन बंद नहीं होनी चाहिए." हमने वो ट्रेन कामयाब की, ऐसे फ्लाइट्स की। मैं जब सीआई का चेयरमैन था, मेरा एक उद्देश्य था कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आना है, एंड हम लेके आए। सीआई प्लेड अ बिग रोल इन गेटिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेयर। तो मेरा आगे सवाल आपसे है कि जब जैसे जैसे चंडीगढ़ बना तो चंडीगढ़ के पास कुछ नहीं था, तो ये भी सुनने में आया है कि जो पहला एयरलाइन का ऑफिस था वो भी अरोमा में बना। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अरोमा ने चंडीगढ़ को दी? मेरे इस मीडियम से आपके द्वारा ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब तक हम अपनी असेंबली नहीं बनाएंगे, हमारा शहर एक दिन सिविल लाइन्स मॉडल टाउन बनेगा। मोहाली विल बी द ग्रेटर चंडीगढ़, पंचकूला विल बी ग्रेटर चंडीगढ़, एंड वी विल बिकम ओनली अ मॉडल टाउन ऑफ दिल्ली एंड सिविल लाइन्स। तो इसको पॉइंट को मैं ज़रूर आपके माध्यम से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि अगर इस शहर ने ग्रो करना है तो इसका एक पॉलिटिकल सिस्टम होना बहुत आवश्यक है, जरूरी। तो दर्शकों, समय हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों। ब्रेक में जाने से पहले हमने मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि अरोमा ने चंडीगढ़ को क्या दिया। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ ने तो अरोमा को बहुत कुछ दिया है, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? अरोमा इज़ अ टाउन हॉल ऑफ चंडीगढ़। जब भी किसी का खुशी का प्रगटावा हो या उसका प्रोटेस्ट हो, वो अरोमा के चौक पे ही होता है। ये एक कुछ ऐसी बात बन गई है कि लोग ये समझते हैं कि ये टाउन हॉल है, यहाँ पे ही अगर क्रिकेट मैच भी जीत गया इंडिया तो सबने यहाँ इकट्ठा होना है। तो अरोमा एक पहचान बनी शहर की। जहाँ तक हमारा शहर को देने की बात है, सबसे पहले तो ये है कि हमने यहाँ तब बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। इसकी एक पंजाबी में कहावत है कि तंदूर जब चलाता है तो कोई चलाता है, रोटी उतारने के लिए सब आ जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ विद ऑल माई हम्बल ह्यूमिलिटी कि हमारे परिवार ने चंडीगढ़ का तंदूर गर्म किया था, जिसकी रोटियाँ आज सब उतार रहे हैं। सर, मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी ये भी जानना चाहती है एक बिजनेसमैन में क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन सा जो पार्ट है उनको डेवलप करना चाहिए अपने में, एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा होटलियर और एक अच्छा इंसान बनने के लिए? 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आज के युग में स्पेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दो बहुत एसेंशियल फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, प्लैनेट छोटा होता जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं छोटी होती जा रही हैं। जो पहले स्पेसेस अवेलेबल थी वो आज नहीं है। अगर आप पहले 500 गज के घर में रहते थे तो आने वाले टाइम में आप शायद 1500 फुट के फ्लैट में ही रह सको। एंड सेकंड इज़ टाइम मैनेजमेंट। घड़ी वही है, दिन वही है, सूर्योदय और सूर्य अस्त भी वही है, लेकिन आज की डेट में आपके ऊपर टाइम की डिमांड बहुत है, आपकी मेमोरी की डिमांड बहुत है, आपको 20 पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट कहना एक बात है, बट हाउ डू यू मैनेज टाइम? डोंट गॉसिप, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, यूटिलाइज टाइम। सो जब लोग टाइम का मैनेज नहीं करते, टाइम उनको मैनेज नहीं करता। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टेनिस खेलने जाता हूँ रोज़ 1 घंटा। जब मैं अपने टेनिस कोर्ट में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे लिए सफाई कर्मचारी, बॉल पिकर, एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड। वो मेरा 1 घंटा ऐसा होता है जब मैं समझता हूँ इसमें कोई सिफारिश नहीं है, अगर मैंने शॉट मारा है तो मारा है, मेरे ओपोनेंट ने मारा तो उसने मार लिया। 72 बॉल्स होती हैं जो हम खुद उठाते हैं और खुद बास्केट में रखते हैं। मेरा कोई ड्राइवर, कोई अटेंडेंट अंदर नहीं आ सकता। मैं इनको कहता हूँ 7:30 से 8:30 मेरा एक कॉमन मैन टाइम है। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे सबके साथ मिलना है, सबका हालचाल पूछना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा, आधा घंटा एक न्यूट्रल जोन ऑफ टाइम निकालें। अच्छा, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की और भी मैनेजमेंट के फंडे बताए, तो लाइफ मैनेजमेंट का फंडा, खुश रहने का फंडा क्या है? और आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप बहुत खुश रहे हैं और कामयाब भी रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता हाँ, है। मैं आपको पहले बताता तो हूँ। आपके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले जो आपने बात पूछी कि खुश रहने की या स्वस्थ रहने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए। हम लोग अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी बात है, भगवान से भी एक सौदा करते हैं। हम एक कंट्रैक्ट की लिविंग जी रहे हैं। वी आर ऑन अ कंट्रैक्चुअल थिंग। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, मैं गुरुद्वारे जाऊंगा या मंदिर जाऊंगा तो प्रभु खुश होगा, मैं 100 रुपए का अगर प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे तो मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ जाऊंगा। जब हम अपनी ज़िंदगी से एक कंट्रैक्ट निकाल देंगे, एक ठेका निकाल देंगे, एक एग्रीमेंट निकाल देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुश हो जाएगी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी जब शादी हुई, आई फेल इन लव विद माई वाइफ टू बी एट दैट टाइम। सिर्फ वाइफ के साथ? हाँ, तो वो शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, एंड शी वॉज अ स्कॉलर इन साइकोलॉजी, और मैंने तब ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई थी। मैंने उनमें क्या देखा कि शी इज़ अ गर्ल ऑफ 19 years old or 20 years old, and she is so well educated, आर्मी ऑफिसर्स डॉटर, सो साइकिल चला के यूनिवर्सिटी जाती आती है। हम बिजनेसमैन लोग थे जहाँ पे हर चीज़ के लिए बंदा आएगा, गाड़ी आएगी, जाएगा, और उन्होंने मुझ में शायद ये देखा कि आई एम अ वेल मीनिंग पर्सन, एंड वी गॉट मैरिड। आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन, मेरे को बहुत शर्म आती थी, हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, तो मैं कहीं जाता था तो मुझे लगता था यार मुझे यहाँ बात ना करनी पड़े। माई वाइफ इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो मेरे वाइफ ने मेरा जो कॉम्प्लेक्स था उसको तोड़ा, और उसको तोड़ के मुझे एक ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया मेरे अंदर कि मैं जहाँ नहीं जा सकता था वहाँ जाना शुरू किया। तो आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, आपकी शायरी से नहीं, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक थोड़ा सा, मेरी माँ सरस्वती ने मुझे 2-3 चीज़ें दी हैं। एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर। तो मैं अपने छोटे से अपने दायरे में बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उन सबको प्रमोट कर सकूँ, उनको उठा सकूँ, उनको आगे ला सकूँ। जहाँ तक शायरी की बात है, मैं आपको एक छोटा सा अपना एक क्रिएशन जो मैंने कल रात को लिखी है वो सुनाता हूँ आपको। जानता हूँ मेरे कलाम में नहीं है कोई तर्क, कोई दानाई खास, दानाई इज़ विजडम। जानता हूँ दवात में कलम के डूब जाने से अफसाने नहीं बनते। अदायकी साकी से भी हूँ नावाकिफ़, अदायकी साकी से भी हूँ नावाकिफ़, महफिल में रिद्दों के हाथ आगे नहीं बढ़ते। इंसान हूँ, दिल धड़कता है, जज्बात भी जिंदा हैं, रूह रवां में पर इल्म से महरूम, लफ्ज़ों की सुई में धागे नहीं पड़ते। फिर सोचता हूँ कलम ना सही, कम वक्त मेरे जज्बात जुबां तो रखते हैं। तेरी दाद में भी हमदर्दी छुपी है दोस्त, जिसने मुझे दाद दी। तेरी दाद में भी हमदर्दी छुपी है दोस्त, तू जो 2 लफ्ज़ कह देती है तो हौसला मेरा बुलंद हो जाता है।
और अपने कानों में अपनी ही आवाज़ सुनता हूँ, थोड़ा बहुत हम भी हुनर रखते हैं। बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। और आप उर्दू में इतना अच्छा लिखते हैं। और ये जो कहते हैं कि शायरी तभी इंसान लिख पाता है कि अगर उसको कहीं दिल पे कहीं ना कहीं कोई चोट लगी। तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन कुछ? देखिए, when you are a married person, when you are a settled person, you will meet many people in life. There will be many buses which you have missed and many trains which you have not caught. But इसने बहुत पहले कहा शायर ने, वह साना जिसे मंजिल तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना बेहतर। तो मैं आपकी ये अर्ली लाइफ की भी कुछ स्टोरी, कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसा घटा हो जो जो अभी तक आपको याद हो, जो बार बार आप अपने जहन में लाते होंगे कि कुछ काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा करता, काश उसे मैं हासिल कर पाता, ऐसा कुछ? दुर्गेश जी, आपको शायद मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। आई डिड ओनली माई स्कूलिंग। मेरे फादर के ऊपर इतना क्राइसिस था कि 10th के बाद मैंने सारी स्टडीज़ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की। ये एक बड़ी भाग्य की विडंबना थी कि जिस लड़की से मेरे को प्यार हुआ वो गोल्ड मेडलिस्ट डबल MA थी और मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। मेरे लाइफ में जो चीज़ें मैंने चाही थी, आई मैरिड द वुमेन whom I loved. Yes, I will be very honest and frank with you. Even prior to my marriage and after my marriage, many people came in my life. Like it's everybody's life. But I maintained a very healthy relationship with everybody. अच्छा सर, एक बात आपकी और फेमस है, जब 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 आपके पे क्राइसिस आया है तो आपने एक बिजनेस को नया मोड़ दिया है। तो चंडीगढ़ में एक बात फेमस है, वो कहते हैं कि दिन तो सभी का होता है, तो रोमा वाले कहते हैं रात हमारी है। तो ये विजन क्या था आपका कि एक अच्छा बिजनेस आपने रात को सेट कर दिया? हुआ क्या था कि अगर आप 90s में चले जाएं तो 17 सेक्टर वाज द मेन सेक्टर इन चंडीगढ़। जब भी मैं कोई चीज़ करना चाहता था तो मेरी फैमिली कहती थी कि यार 22 सेक्टर में कुछ नहीं चलेगा, 17 में ही चलता है। तो मेरे अंदर एक बड़ा जुनून था। आई वाज एट दैट टाइम आई वाज इन माय मिड 30s, मैं 35 साल 36 साल का होऊंगा। तो मुझे ये लगता था यार हम क्यों नहीं कर सकते, वाई कांट वी डू इट। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया, इन देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द डे टाइम बट देयर इज नो कंपटीशन इन नाइट, वाई कांट आई डू समथिंग फॉर नाइट। आप बिलीव करोगे कि हमारे पास मेडिसिन होती थी जो ओवर द काउंटर बिकती थी। तब ATM नहीं होते थे। कोई बच्चा फॉरेनर आता था तो वो अपना पासपोर्ट दे के हमसे 500 रुपया उधार लेके जा सकता था कि आई कैन गो टू। आपको मैं क्या बताऊँ, 2 बसें हिमाचल की रात को आती थी दिल्ली से और सवेरे हिमाचल की बस जाती थी। वो जो बच्ची थी जिसके हाथ में एक टैची था, वो रात कहाँ काटती थी, वो मेरे रेस्टोरेंट में रात को बैठ के सिक्योर फील करती थी कि यहाँ बत्तियाँ जल रही हैं, ये जगह है। और हमारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी लड़की रात को आती है जिसके पास एक बैग है उसको अपना बच्चा समझ के देखो। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप बहुत सी संस्थाओं के सदस्य भी रहे हैं, CIA के चेयरमैन भी रहे हैं, होटल फेडरेशन भी आपने गठित की, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो नौजवान आपसे क्या सीखें, कैसे जीवन में आगे बढ़ें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, मैं फिर से ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं ड्रीम बिग, नो, ड्रीम रियल। आज की डेट में क्या है, इंक्लूडिंग मी, हम सब बहुत जल्दी भागना चाहते हैं। हमने भगवान का भी जो रोल अपने ऊपर ले लिया, गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट बी इन हरी, डोंट गेट इनटू पीयर प्रेशर, डोंट थिंक, डोंट बिलीव इन मूवीज, डोंट बिलीव इन मूवीज। मूवीज आर अ ड्रीम लैंड, दे आर नॉट रियल। हमारे बच्चे आज की डेट में चाहे पहरावा है, चाहे कनाडा है, चाहे वीज़ा है, सब कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ बोतल बनती है वहाँ ढक्कन बनता है। जिसको प्रभु ने पेट दिया है उसकी रोटी भी बनाई है। सिर्फ इंतज़ार करें, जल्दी में ना रहें। हम ओवरनाइट रिच नहीं,
मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे शादी पे मेरे पास एक मोटर बाइक थी दुर्गेश। माई वाइफ वॉज कैरिंग आवर सन when we only had a bike. Today I have 11 cars, out of which there are 3 antique cars. But I went step by step. I said, प्रभु मैंने एप्लीकेशन लगा दी है, जब मंजूर कर लेना। तो ये थे मनमोहन सिंह जी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। होटल इंडस्ट्री को उन्होंने नए आयाम दिए हैं और युवाओं के लिए उन्होंने मैसेज दिया है कि बड़ा ख्वाब मत देखें, सही और सच्चा ख्वाब देखें और उसको पूरा करें। हमने मनमोहन सिंह कोहली जी को सुना और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिला कि उसको मैं चंद लाइनों में बयां करना चाहता हूँ। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और मनमोहन सिंह जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।